क्या देख रहे हैं आप? राजीव जी, मध्य प्रदेश की सरकार 40% की सरकार नहीं है, उससे ज्यादा की है। 40% में प्रवणता नहीं है मध्य प्रदेश के नेताओं को। 40% बहुत कम है उनके लिए। और तमाम योजनाएं जो खाके बनाए गए हैं उस सब से डर बैठ गया कि विधानसभा चुनाव में क्या होगा, लोकसभा में तो जो होगा वो होगा ही होगा। अभी मध्य प्रदेश में बीजेपी कर्नाटक के तरीके से ही, यानी मोदी के चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस है, जो कांग्रेस के नेता वे स्थानीय मुद्दों को तवज्जो दे रहे हैं और रणनीति पे जोर दे रहे हैं। ये सब चीजें मध्य प्रदेश के रूप में मध्य प्रदेश में बहुत मायने रखती हैं। इसी बीच पूरे दिन विपक्षी एकता की कोशिशें हो रही है। नीतीश कुमार कांग्रेस के नेताओं से तो मिल रहे हैं, उनसे भी मिल रहे हैं जो कर्नाटक में सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए थे। कल वो केजरीवाल से भी मिले थे। मतलब उन्होंने ये बात छोड़, हम केवल उन्हीं लोगों से मिलेंगे जो कांग्रेस के मित्र हैं, नीतीश कुमार। मतलब ये कोशिश भी हो रही कि जो अभी आज की तारीख में जो पार्टियां कांग्रेस के साथ नहीं है लेकिन भविष्य में उन्हें साथ में लाने की कोशिश की जा रही है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पिछले महीने नीतीश कुमार टीएमसी के नेता से मिले थे, अखिलेश यादव से मिले थे, नवीन पटनायक से मिले थे और उद्धव ठाकरे और शरद पवार से भी मिले थे। इसके अलावा उन्होंने सीताराम येचुरी, डी राजा, हेमंत सोरेन सबसे मुलाकात की थी। मतलब स्पष्ट है कि उनका कैनवास काफी बड़ा है। वे हर तरह के विपक्ष के हर नेता से मिलना चाहते हैं, ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। अभी कुछ देर पहले ही प्रशांत जी ने बताया था कि किस तरह से कांग्रेस अपनी एकता की कोशिशें कर रही है, और उसमें मैं कुछ बातें जोड़ देना चाहता हूं। मेरी बातों को प्रशांत जी की बातों के आगे की बात मानी जाए। जैसे कांग्रेस ने यह बात तय की है कि 2019 में जिन 121 सीटों पर वो आरक्षित में से 56 आरक्षित सीटों पर हारी थी, उस पर उसने फोकस कर दिया है। और इन 56 सीटों में से वे सीटें हैं जो कई राज्यों में बिखरी पड़ी है। और यहाँ पे कांग्रेस ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक मतदाताओं का विधानसभावार पहचान कर रही है और नेतृत्व विकास मिशन के नाम से अंदर ही अंदर एक कोशिश कर रही है कि वो किस तरह इन सीटों पर अपनी जीत बढ़ाए, अपनी जीत तक पहुंचे। इसके पहले ये सीटें कम थी और उसके बाद अब वो सीटें और बढ़ा दी है कांग्रेस ने, और यह माना कि 160 सीटें ऐसी है जिनमें वो जीत सकती है। इसमें बिहार और महाराष्ट्र की बहुत सी सीटें शामिल है। यानी जिस बिहार और महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी बपौती समझ रही थी, वहां उसके लिए मुश्किल है। ये जो 56 सीटें ओबीसी, एससी एसटी की हैं, ये 12 राज्यों में फैली हुई है और इन राज्यों में कांग्रेस कभी दूसरे स्थान पर रही थी। तो ये रणनीतिकारों का मानना है, कांग्रेस के सीनियर नेताओं का मानना है कि पार्टी यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है और कर्नाटक में जो चीजें हुई है उससे इसे और बल मिला। कांग्रेस पार्टी, अभी कमलनाथ ने इंदौर में एक बात कही थी 2 दिन पहले कि हर संसद की हर सीट पर एक प्रभारी की संरचना हम लोग करने जा रहे हैं। ये ना सोचे कि हम 2024 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, केवल विधानसभा में ही उलझे। और उन्होंने उदाहरण दिया कि छिंदवाड़ा में किस तरह उन्होंने ब्लॉक लेवल पे अपने संगठन को मजबूत बनाया। और छिंदवाड़ा देश का एकमात्र संसदीय क्षेत्र है जहां सांसद कांग्रेस का है, सारे विधायक कांग्रेस के हैं, सारे पार्षद कांग्रेस के हैं, सारी नगर पंचायतों में कांग्रेस है, सारी जिला पंचायतों में, ब्लॉक में कांग्रेस है। तो उन्होंने कहा हम अपने संगठन पर अगर ध्यान दे रहे हैं, जिस तरह हम ध्यान दे रहे हैं, इस तरह के सुझाव उन्होंने दिए हैं। और अब ये करने वाली है पार्टी कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी हर विधानसभा में एक कोऑर्डिनेटर बनाएगी और उसका काम यह होगा कि कैसे ओबीसी का, दलित का, अल्पसंख्यकों का मतदाताओं की पहचान करे और उन मतदाताओं की सूची बनाए जो इनसे सहानुभूति रखते हैं
और उन मतदाताओं को उम्मीदवार से जोड़े। मतलब एक बहुत बड़े पैमाने पे कांग्रेस संगठन में काम कर रही है। ये एक और कारण है जिसके कारण बीजेपी को खतरा महसूस होता है, क्योंकि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए भी 3 ही साधन है। नंबर 1 नरेंद्र मोदी का चेहरा, नंबर 2 बीजेपी के पास है संस्थाएं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, पुलिस, चुनाव आयोग भी एक हद तक, और तीसरा है पैसा। तो कांग्रेस ये बात समझ चुकी कि बीजेपी इन 3 चीजों के बूते पर चुनाव जीतना चाहती है, और इन 3 चीजों के बूते पर चुनाव जीतना आसान नहीं है। खास करके जो मध्य प्रदेश में महाराज गुट आया है कांग्रेस में, उस महाराज गुट से लोगों के प्रति, लोगों के मतलब बीजेपी के लोगों में बहुत नाराजगी है, क्योंकि भ्रष्टाचार की तमाम सीमा रेखाएं उन्होंने पार कर ली है, और बीजेपी के नेतृत्व का कोई भी आदमी उन्हें रोकने की स्थिति में नहीं है। वो गुर्रा रहे हैं बीजेपी और संघ के नेताओं पर, और आरएसएस वाले बिल्कुल बेबस हैं उनके सामने। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि आगामी चुनाव मध्य प्रदेश में कितने दिलचस्प होंगे, बीजेपी को मध्य प्रदेश में कितनी चुनौतियां हैं, और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने चुनौतियां है ही, जिससे मोदी जी अभी से वो उनमें खौफ खाया हुआ है, और वे कोई ना कोई बात जरूर कहते हैं, कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। एक और बात कही जा रही है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे लाकर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, इसका कारण यह है कि उन्हें पता है कि उनका अपना या बीजेपी का कोई वर्चस्व बचा नहीं है। इतने साल लगातार सरकार में रहने के बाद भी लोगों में बीजेपी के प्रति बहुत नाराजगी है, और कर्नाटक में मतदाताओं ने ये बता दिया कि मोदी के चेहरे के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकते। भ्रष्टाचार करने के बाद आप चुनाव जीतने की आशा न करें, और कांग्रेस का संगठन अगर तैयार हो और सामने हो तो उसके आगे जीतना आसान नहीं है। मध्य प्रदेश की बीजेपी को इसका एहसास हो गया है, और एक हद तक दिल्ली में बैठे नेताओं को भी इसका गुमान है। अभी दीपक पाचपोर जी ने कहा कि टाइटैनिक डूब रहा था और किस तरह से ऑर्केस्ट्रा बजा रहे थे। ये तो एक बात है। एक और बात है, उदाहरण दे रहा हूं कि पुराने जमाने में जब सती प्रथा थी, और सती मतलब विधवा महिलाओं को लाकर जबरदस्ती चिता तक लाया जाता था, तो बहुत ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, बहुत शोर किया जाता था। मैं उसे इस तरह कहना चाहूंगा कि और इस तरह शोर मचाते हुए उस विधवा को सती होने के लिए बाध्य किया जाता था, ताकि लोग उसका विलाप न सुन पाए। यही हाल अभी बीजेपी की सरकारों का है। वे इतना ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं, इतना प्रचार कर रहे हैं, इतनी बातें बना रहे हैं कि उस विधवा का जो मतदाता रूपी विधवाएं हैं, उन्हें सती बनाने के लिए ले जाया जा रहा है। वो उसका शोर, उसका विलाप लोगों तक न पहुंचे, दूसरे उम्मीदवारों तक न पहुंचे। राजीव जी। जी।